हाँ भाई, नमस्कार। रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही की पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। चलो भाई, तो अपन बात करते हैं अपन किसी बात करते हैं मॉडल्स की। हाँ सर, अपने बात करी थी रेडियस की, वेलोसिटी की। यार ये भूल गया 0.59 स्क्वायर बाय z 2.9 10 पावर 6 z by n minus 13.6 n स्क्वायर बाय z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। और हाँ, ये तीनों फॉर्मूले से बहुत अच्छी बन गई थी। करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। तो आपका सवाल भी आखिर में कराया था। फिर मैंने आपको बोला था एनर्जी की चर्चा को और डिटेल में कराया जाता है। ये दो से बनने वाले कॉमन सवाल और अच्छे सवाल थे। अब अपनी बात करते हैं अपन एनर्जी की। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में ले जाना है, तो अगर मान लीजिए कि डिफरेंस 100 जूल है, तो एग्जैक्ट 100 जूल का फोटोन ही चाहिए। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और वो अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक घर से दूसरे घर में ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक घर से दूसरे घर में ही जाएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। चलो भाई, एक घर से दूसरे घर में ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बीच में एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए फिक्स एनर्जी चाहिए। और अगर वो बड़े घर से छोटे घर में आता है, मतलब अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो एनर्जी एक्जेक्ट उतनी छोड़ेगा। इसीलिए उसे पता है कि किस एनर्जी में वो स्टेबल है, किस एनर्जी में वो स्टेबल है। ऐसा क्यों? उसकी बातें बनकर चुके हैं, क्योंकि बोर का सेकंड पोस्टुलेट था mvr = NH/2π। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त। बोल क्या? अरे सोच लो। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। जोरदार है सर, शानदार है सर, मजेदार है सर। वाह वाह सर। बोल क्या? अरे पक्की बात? हां सर, सही लगाया सर, बढ़िया लगाया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, बाबा रे भाई, देखो तो अपने जो बात करी एनर्जी की, किसकी? एनर्जी की। तो एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम्स। ध्यान समझो, इसे अपन ध्यान समझो, इसे बोलते हैं नंबर, पहले नाम समझो। n = 1 2 3 4, इसे बोलते हैं k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। ऐसे बोल सकते हैं KLMN, याद रखें। k शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, l शेल से, तो समझना 1 2 3 4 का एक और अपना नाम है। अगर अपन ध्यान से देखें तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, देखो भाई, तो एनर्जी कितनी? -13.6 z²/n²। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, n = 1, मैं आपको बताऊं हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं पहले। और ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स की कुछ चीजें याद होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो n = 1 जवाब रखोगे, और अगर हाइड्रोजन एटम ले तो z भी 1 हो गया, तो देखो इसकी एनर्जी होगी -13.6। और हां सर, बात तो आपकी सही है। ऐसे ही आप देखो, जो एल शेल है, यहाँ पे -13.6, यहाँ पे क्या होगा? -13.6 z²। अरे हाँ, अगर कुछ भी हो सकता है, हीलियम हो गया तो 2 हो गया, पर जब हाइड्रोजन एटम से ज्यादा मतलब होता है। ओ अब देखो पूरा सॉल्व करो। माइनस, ध्यान से देखो, अगर n = 2 लिख दिया तो -13.6 * 1² / 2² यानी डिवाइड बाय 4। ओ 3.4, यहाँ की कितनी डिफरेंस? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 13.6, तो यहाँ का हो गया -3.4 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? अरे हाँ सर, इसके ऊपर वाले का देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। 1.51, ध्यान से देखो, इसके ऊपर का माइनस, उसके ऊपर का 0.5 है, ठीक है, छोड़ो, मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.51 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप कैसा ले लो, ये चार का एक्चुअली अगर आपको याद रहे ना, तो इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना ये काम आता है, काम आता है। ओ देखो, जो मैंने बोला था वही आया, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.85 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। हाँ सर, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चारों वैल्यू याद रख लो। हाइड्रोजन के लिए सबसे लोअर की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके ऊपर की 3.4, उसके ऊपर की 0.85 1.51 और 0.85, दो चार चीजें याद होंगी। सुनो, यहां से यहां तक डिफरेंस देखो, 13.6 माइनस 3.4 करोगे तो देखो कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हां सर, थोड़ा सा याद है तो कोई बुराई नहीं है। 3.4 माइनस 1.51 करोगे तो आएगा 1.89। जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा याद रख लोगे तो सवाल थोड़ी आसानी से होंगे, आपको फील आने लगेगी। ओ हो, ये जो मैंने बोला ना थोड़ा याद रखो। हालांकि इसके ऊपर वाला भी आप रख सकते हो, बट ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो लिख लो 1.85 माइनस 1.51 0.66, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा अगर याद रहे ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको सवाल करने में आसानी होती है। जैसे मेरे को जल्दी से बताओ, चारों 0.85 -1.51 -3.4 -3.6 और ये 10.2 और ये जो आपको 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू वो याद होगी। इससे आपका कैसा थोड़ा आसान हो जाता है कि भाई ग्राउंड स्टेट, इस n = 1 को नाम देते हैं, के शेल को कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। ओह, इससे स्टेबल कुछ नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट। ओह, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो n = 1 या k n = 1 और k कहलाती है ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाती है? नामकरण कर रहा हूं, कहलाती है ग्राउंड स्टेट। n = 2 और l ये कहलाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट। जो आपको चलेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन कहां आना चाहता है? सबसे ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, पर आपने कोई फोटोन दिया तो भैया एक बात समझ लीजिए, कम से कम वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक जाना चाहिए। ओहो, जैसे n = 3 क्या कहलाएगा? सेकेंड, समझ में आ रहा है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओहो, ऐसे n = 4 और n क्या कहलाएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओहो, आप समझिए सर, एंड सो ऑन। आपसे कोई सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए व्हाट इज द रेडियस ऑफ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? n = 6। अरे हां सर, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? n = 6। ये क्लैरिटी अपने को होनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? हां सर, हां सर, हां सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर, वाह वाह सर, ओके। हाँ भाई, तो -3.4 -1.51 -0.85 -13.6 10.2 1.89 डिफरेंस याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे बात ओरली पूछूं, ध्यान सुनो, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन इन हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट शोज एक्साइटेशन? ओह, ये कितनी मिनिमम फोटॉन की एनर्जी चाहिए कि ग्राउंड स्टेट का जो हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो सके? बोलो। 10.2। अरे हाँ सर, कितना? 10.2, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओह, अच्छा पूछे, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट? ओहो, यानी इतनी एनर्जी चाहिए, इन दोनों को जोड़ लो तो 2.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे एक बता रहा हूं, पहले जो मैं बोला क्या चमका? अरे हां सर, और कुछ नहीं करना। अगर आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको इन डेटा को और किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकालना है तो उसे z² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो डेटा आना चालू हो जाएगा। ऐसे सोचो, इन चारों की अगर हमें टोटल एनर्जी पता है तो इनका पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी पता है, क्या मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अरे हां, क्या काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड पता है? क्या जो मैग्नीट्यूड एनर्जी का है, क्या टोटल एनर्जी को लिख रहे हैं, क्या टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वही क्या अपना काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है? अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह सर। अब क्या करें सर? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह। अब चलो भाई, 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 बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शानदार। ये याद होना कि जैसे गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है, छोटे सवाल आते जाएंगे, वैल्यूज पे बहुत सारे सवाल आएंगे, आपको कहानी जैसे मुझे याद है आपको याद होनी
आइए गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया सर, वाह सर, अच्छी बात है, हो गया सर, समझ गया, सब आ गया समझ में। ओहो, लो भैया, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये अपने कॉलम में लिखा था, कुछ नहीं करना, पोटेंशियल हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन, काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम। क्या हाइड्रोजन एटम की जो पोटेंशियल, जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी, ओहो, ये टोटल एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक, कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले और काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, उतारने की कोई जरूरत नहीं, बस याद रखना, बस याद रखना, इसके नीचे कोई उतारने की जरूरत नहीं, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस टाइम्स 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, सॉरी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, यस और नो? अरे हाँ सर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया? वही जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, बस खत्म। ये दोनों बात याद रख लो, उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने उसे रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अगर किसी भी स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी पूछ ले, तो हाइड्रोजन लाइक के लिए चार्ज मुझे याद होनी चाहिए 13.3, 3.4, 1.1, 8.85, बोल यस और नो? ओके, पहले तो डिफरेंस याद कर लो, 0.5 और 10.2। ओके सर, ये डेटा याद रहेगा तो सवाल करने में आसानी रहेगी। क्या करना है फिर से बताऊं, देखो ये रख लो, दूसरा तो नहीं रख सकते, इतना रख लोगे ना तो मैक्सिमम सवाल तुम्हारे आसान हो जाएंगे। ये याद रखना बस थोड़ा सा, बोलो ये है क्या? हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक का डेटा रख लो, अपने आप बहुत सारे सवाल थोड़े हो जाएंगे। नहीं भी अगर नहीं भी याद है तो भी अपन फॉर्मूले से निकाल ही सकते हैं ना यार, फॉर्मूला तो हमें भूल जाओ गलती से, तो फॉर्मूला तो बताइए ना, -13.6 z²/n²। अरे यस और नो? उसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, बोलो ये है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। ओके, अब क्या करें देखो भाई, अब सवाल को सुनना, इफ यू कंसीडर, एक बात समझो, हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी लोअर स्टेट पे 27.2 है। पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस तो क्या कहीं भी मान सकते हैं, सवाल आ रहा है पड़ी, इसमें क्या हुआ सवाल में, कंसीडर जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट डाउन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उन्होंने बोला कि मैं पोटेंशियल एनर्जी जो -27.2 लिखते थे ना, अरे हाँ सर, जो आप लिखते थे -27.2, ओके सर, उसको मैं -27.2 नहीं मानूं, मैं तो 0 मानूंगा। पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस तो कहीं भी लिख सकते हैं ना, ये रेफरेंस हमने तब माना था -27.2 जब अनंत पर 0 माना करते थे। हाँ सर, अब मैं अनंत पर 0 ना मानूं, अब मैं k बराबर 1 यानी कि n बराबर 1 पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लूं। ओके, तो बताइए अगर ऐसा मान लो तो 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी? ओ माय गॉड, बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो रे भाई, अरे सोचो रे भाई, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, बोलो बोलो। राय थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, छोटा सा सवाल है, जोरदार सवाल है, बोलो भाई। अरे हाँ हाँ, अरे ऐसे क्या कर रहे हो, इधर देख, अरे हाँ हाँ, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, अरे सोचो रे भाई, हमारे भाई। हाँ, n = 1, n = 2, n = 3। पहले मैं आपको बोलता हूँ, पहले अपनी बात सुनो, हमारी नॉर्मल केस को लिखते हैं। टोटल एनर्जी कितनी भाई? टोटल एनर्जी ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ऐसे लिखो नॉर्मल केस, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो ये एनर्जी हुई -13.6, बिल्कुल सही सर, ठीक, n बराबर 2 की -3.4 और ये -1.5, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भैया जैसी बात है, मैग्नीट्यूड ये का ही रहेगा 13.6, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल केस में भाई -27.2, इसका डबल 3.4 का डबल 6.8, अरे हाँ माइनस के साथ, इसका डबल 1.5 का डबल 2, 3.02, सही कर रहा हूं? हाँ, 1.5 का डबल 3.02, बिल्कुल सही, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अच्छी बात है भाई, ये अपने को क्लैरिटी आ गई, 3.02 माइनस पोटेंशियल। पर हमारा केस ये था कि ये तो यहाँ तक की क्लोजिंग हो गई, हमारा केस क्या था ध्यान कर लो, ये नॉर्मल केस, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 एट n इक्वल टू 1। अब समझो पहले, तुम एक बात समझो, अभी भी वही कहानी लिखते हैं, मान लीजिए अपन कौन सी कहानी लिखी, टोटल एनर्जी, इसको कलर से लिखते हैं, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बताइए, पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या चीज चेंज नहीं होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस लेवल को चेंज करने से क्या चीज चेंज नहीं होगी? इन तीनों से चीजें चेंज नहीं होगी जब आपने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल चेंज करा, बोलिए क्या चीज है जो चेंज नहीं होगी व्हेन यू हैव चेंज्ड द रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो, बोलो कौन है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को चेंज होगी तो आरएमबी स्क्वायर है, ओए हां, 13.6, 3.4, 1.5, दिस कॉलम विल रिमेन सेम, n बराबर 1 पर पोटेंशियल कितनी? 0, ये तो उसने बोला है, ये क्लियर है। अच्छा देखो, जब भी हम किसी एक जगह पे पोटेंशियल याद करो पुरानी बात है, जब हम किसी एक जगह पे मान लीजिए मैं बोलूं कि यहां की पोटेंशियल 0 तो यहां की कितनी है? m, राइट साइड पर पार्टिकल लगता है mgh, अगर यहां की mgh तो यहां की कितनी है? 2 mgh, अगर यहां की 8 mgh तो यहां की कितनी है? 9 mgh। अरे हां, रेफरेंस चेंज करते थे तो जो दूसरा पॉइंट है उसकी पोटेंशियल चेंज हो जाती, पर क्या चीज चेंज नहीं होती? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज। क्या चीज याद समझो, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, लॉजिकल है, और एक और चीज है जो चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस रिमेन्स सेम। अरे हां सर, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में कोई अंतर नहीं होगा। देखो यहां से लेकर यहां तक में n बराबर 1 और n बराबर 2 में 6.8 माइनस 27.2, क्या ये डिफरेंस 20.4 है? ये 20.4 चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर आप ऊपर जाते हो तो आप ध्यान देखो -27.2 पोटेंशियल एनर्जी आपकी, बहुत लोग सुनो, पोटेंशियल एनर्जी आपकी -27.2 थी जो कि 0 थी, 0 बेस वाले केस में। जब आप n बराबर 2 पर गए, कहां गए? n बराबर 2 पे, तब पोटेंशियल एनर्जी होगी -6.8। ध्यान से देखो, तो पिछली पोटेंशियल एनर्जी 0 की तरफ जा रही है, मतलब बढ़ी, यानी कि 20.4 बढ़ गई, तो 0 में 20.4 और जोड़ो तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई? 20.4। अरे हाँ सर, क्योंकि डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल। अब बताओ मेरे डिफरेंस देखो, फिर से वही वाली बात देखो, 6.8 माइनस 3.02, डिफरेंस है 3.78, ये 3.78 बढ़ गई फिर से पोटेंशियल एनर्जी 3 बार जाने में, तो 20.4 पे फिर से इसको जोड़ लो तो भैया 24.18। ओ माय गॉड, दीस आर द पोटेंशियल एनर्जीज। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अरे 27.2 को अपने 0 बना लिया तो उसके आगे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, उधर जुड़ता जाएगा। हां, अब देखो टोटल एनर्जी क्या लिखते हैं? टोटल एनर्जी तो सिंपली लिखते हैं सर समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लो भाई, ये कितनी टोटल एनर्जी? 13.6, बिल्कुल सही, 3.4 प्लस 20.4 इज 23.8। लो भैया ये भी आ गया, सही चला है ना? हां, 3.4 नहीं, सब सही है ना? 3.4 प्लस 24, 23.8 बिल्कुल सही। आ जाइए, ऐसे 1.51 प्लस 24.18, बढ़िया सवाल है, 25.69।
ये कहानी सची नहीं वाली। देखो मैं कैलकुलेशन को चेंज नहीं करी, कंसेप्चुअली बिल्कुल सही। क्या चीज चेंज नहीं हुई? ये काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी जब आपने रेफरेंस चेंज करा तो भाइयों और बहनों, जब आपने रेफरेंस लेवल चेंज करा तो एक बात सेम रही कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चेंज होने वाला नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चेंज होने वाला नहीं है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, बोल क्लियर। अरे पक्की बात, अरे गारंटीड। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जोरदार शानदार जबरदस्त, वाह वाह। अब क्या करें, अब कुछ मत करो। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, प्लानिंग रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ओ हो, पक्की बात। हाँ सर, देखो भाई, देखा मैंने सब कुछ सही कराया क्या? बढ़िया लग रहा है क्या? शानदार लग रहा है क्या? जोरदार लग रहा है क्या? देखा मैंने सही निकाल के डेटा, देखा तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी 0 1 2 3 ऐसे लो, अपने उल्टा ले लिया। ये देखो भैया 3.02 3.78, लो भैया ये देखो। अरे वाह, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या हमने टेबल बिल्कुल सही बनाई थी, क्या लॉजिकली बनाई थी। ओ हो, द पोटेंशियल बिटवीन द शेल्स रिमेंस सेम और काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेंस सेम। यस सर, लो भैया। तो कभी रेफरेंस लेवल चेंज करके भी आपसे एनर्जी पूछ ले तो आपके लिए सवाल करना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। लो भैया ये बात खत्म हो गई, जैसे सवाल आएंगे तो हम पढ़ेंगे, आगे चल भाई, आगे क्यों चल भाई। ओ हो, क्या यहां तक की बात एकदम क्लियर है। हां, तो रेफरेंस लेवल की कहानी एकदम समझ में आई। अब जो अपने कहानी पढ़ी थी याद है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, अरे यस और नो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, ये जो कहानी आपने पढ़ी थी, ये जो कहानी आपने पढ़ी थी, इस कहानी को समझने का प्रयास करिए। इस कहानी को कैसे बोस साहब ने समझाया, इसको समझने का प्रयास करिए। उन्होंने अपनी शेल की थ्योरी थी ना, उससे उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। उन्होंने बोला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उन्होंने बोला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, याद है मुझे? ये मैं समझो बहुत सारी वेवलेंथ डालते थे और उसमें से कुछ ही होती थी जो ऑब्जर्व होती थी। अब सोचो इलेक्ट्रॉन जो है समझदार है, मतलब उसको कोई लालच नहीं है भैया, या तो मेरे को एग्जैक्ट उतनी एनर्जी चाहिए जो मैं अपने एक स्टेबल घर से जाकर दूसरे स्टेबल घर में चला जाऊं, तभी मैं एक्साइट होऊंगा, वरना मैं एक्साइट नहीं होऊंगा। तो सोचो जैसे आप हाइड्रोजन की सोचो, तो हाइड्रोजन को कौन कौन से प्रोटॉन चाहिए? सोचो अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे समझो यू हैव 1 लाख, आपके पास 1 करोड़ हाइड्रोजन एटम्स, सब में ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है। अगर उनके में हाइड्रोजन आप ऐसे समझ लीजिए, तो आपका जो हाइड्रोजन है वो, अगर आपके हाइड्रोजन अगर उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे हैं तो उनको एनर्जी देने पर वो कहां जा सकते हैं? 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं, 1 से 4 जा सकते हैं। अरे हां सर, एक स्पेसिफिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही वो ऊपर जा सकते हैं। तो वही वाली वेवलेंथ्स जिनके करस्पॉन्डिंग वो एनर्जी आएगी, वही वाले फोटोन गायब होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, बाकी सब बच जाएंगे। जो बच जाएंगे उनसे जो स्क्रीन पर पैटर्न आएगा वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये बात बढ़िया से एक्सप्लेन करी गोसाम ने, सही भी बैठी बिल्कुल ध्यान से देखी। अगर हमने हाइड्रोजन गैस से प्रिज्म को क्यों लेते हैं, आपको समझ में आता है कि भाई अपने को जो सारी वेवलेंथ मिले, फर्स्ट टाइम आपको मिसिंग मिली, जो मिसिंग मिली, मिसिंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 1 to 2, n equal to 1 to n equal to 3 and so on। बोलो क्लियर है? डार्क लाइंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन बाय द हाइड्रोजन एटम। ये जो वेवलेंथ गायब हुई थी ना, और जो बोर साहब ने वैल्यूज निकाली, यानी कि ध्यान से देखो, जो फोटोन की वैल्यू निकाली 10.2, ये 12 पॉइंट कितना है, 09 जो दिया था 10 पॉइंट कितना है, 10.2 और 1.89 का 12.09। अरे हाँ सर, ये दोनों जो वैल्यूज आई और आती जाएंगी आगे, 1 से 3 1 से 4 निकाल सकते हैं ना। अरे हाँ सर, आगे निकालेंगे अपन। ये जो वैल्यूज आ रही हैं, यही वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब मिली, जो थ्योरेटिकली बोर साहब ने समझाया था। तो सब कुछ सही बैठा। क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया किसने? बोर साहब ने। देखो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है। क्या मास्टर की बात क्लियर है? हाँ सर, ऐसा इसलिए होता है सर। शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजेदार, वाह वाह, बोलो क्लियर। अरे पक्की बात। हाँ क्लियर है सर, सही लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह। अब क्या करें, कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, ओ देखो, हाँ सही लग रहा है। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो हाउ बोर्स मॉडल एक्सप्लेन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसकी कहानी में पहले समझो एब्जॉर्प्शन होता क्या है। The lines which are missing into the absorption spectrum, they are exactly of the energy required when electron needs transition from 1 to 2, 1 to 3, and that entirely explains by Bohr theory. Yes or no? So theoretical evaluation of Bohr matches with the practical absorption spectra. That is how he explained, and that matches perfectly. And that matches perfectly. अरे yes or no? हाँ sir. ये कहानी को देख लो, क्यों Bohr मॉडल ने, बेसिकली सवाल क्या है? How Bohr model explains absorption spectrum. Absorption spectrum की बात हम पहले कर चुके हैं, ये कहानी मैंने आपको अच्छे से समझाई है, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो पक्का? अरे गारंटीड। हाँ सर, पक्का कैसे मजा आ रहा है। ओहो, फिर से देखो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, याद करो। अपन उसको एक्साइट कर देते थे, एनर्जी देते थे करंट के माध्यम से, समझाओ। एनर्जी देते खूब सारी एनर्जी देते थे, तो अलग खूब सारी एनर्जी अपने दे दी। अब होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने क्या समझाया, देखो जैसे ही n बराबर 1 से n बराबर 2 में, n बराबर 3 में, यहां समझना, n बराबर 1 से n बराबर 2 में या 3 में और भी ऊपर जा सकते हैं। जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच जाता है, ये पहुंचा सा, ये पहुंचा सा, इसको यहां पर आके तुम ध्यान से देखो कि 2 और 3 व्हेन इलेक्ट्रॉन रीचेस टू द अपर एक्साइटेड स्टेट, दे रियलाइजेस दैट दीस होम्स आर, ये बड़े घर दिख रहे हैं पर ये अनस्टेबल है। क्या n बराबर 1 इज द मोस्ट स्टेबल? इनको अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है। ओहो, ये एनर्जी के कुछ चले जाते हैं, बहुत देरी में जाऊंगा, चला गया, वहां जाएगा अनस्टेबल। अब पहले वाला ही बढ़िया करता है, तो कम से कम ओहो, n बराबर 2 n बराबर 3 में इनका मन नहीं लगता, ऊपर इनका मन नहीं लगता। ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, ये अपने मेन न्यूक्लियस से जो ना है उससे दूर जाता जाएगा, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन परेशान होगा और कूदकर वापस नीचे आएगा। ओह, कई लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दो तरीके से कूद सकता है, उसमें चर्चा करेंगे, परेशान हो तो इलेक्ट्रॉन कूद के नीचे आ सकता है। जब वो इलेक्ट्रॉन कूद के नीचे आता है तो क्या वो फोटॉन छोड़ता है? एमिशन फोटॉन्स, एमिशन फोटॉन्स। इन फोटॉन्स को, इन वेवलेंथ को जब अपन लेते हैं किसमें, एक स्क्रीन पर, इसे कहते हैं, ये ट्रांजिशन कहां से, n बराबर 2 से, ये ट्रांजिशन कौन ध्यान समझना, अभी चर्चा करेंगे। ट्रांजिशन फ्रॉम, ये क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। ओह, तो पहले समझो अपना जो हाइड्रोजन है वो भैया एनर्जी लेके उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, जब अपर एक्साइटेशन में चले गए तो नीचे गुजरा, बोला यार मजा ही नहीं आया, पूरा क्लियर है। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये सिर्फ टाइम बिताते हैं 10 टू द पावर -8 सेकंड्स। सोचो कितना सर, कुछ टाइम है नहीं बेसिकली, तुरंत गए, तुरंत नीचे, तुरंत गए, तुरंत नीचे, अब जाने पता पड़ गया, बहुत तेज बेकार तुरंत नीचे आ गए। तो बेसिकली ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल कॉरेस्पॉन्ड्स टू एमिशन स्पेक्ट्रा। ये बात पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, अब सोचो कि जो, ध्यान से सुनना, कि जैसे आप 2 से 1 कूदे,
2 से 1 कूदे तो 10.2 मिलना चाहिए। और हाँ 10.2 मिलना चाहिए, मिला। तो जो बोस साहब ने बोला और जो प्रैक्टिकली मिला वो मैच कर गया। अगर मैच कर गया एमिशन स्पेक्ट्रा में, एमिशन स्पेक्ट्रा में जो मिला, जैसे 10.2 मिल गया, 12.09 मिल गया, और हाँ भाई 2 से 1 गए, ध्यान समझो, 1 से 2 गए नीचे आ गए 10.2 मिल गया, 1 से 3 गए 12.09 मिल गया। अरे हाँ ध्यान से देखो, क्या यही वो वेवलेंथ थी जो एब्जॉर्प्शन में गायब थी? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? बस सब सुने। तो बेसिकली इस बात को पहली बात एक्सप्लेन कर पाए कौन? बोर्ड साहब कि when electron transits from upper level to lower level, it exhibits, मतलब it releases photon of exact energy which he told in the theory. And it matches with the practical. Bright lines correspond to the wavelength of emitted radiation as hydrogen gas is excited state gives off absorbed energy. और हाँ, ये पहली बात एमिशन स्पेक्ट्रम में जो बोर साहब ने बोला था कि इस एनर्जी के फोटोन मिलने चाहिए वो मिले, इस एनर्जी के फोटोन मिलने चाहिए वो मिले। दैट इज हाउ बोर मॉडल्स एक्सप्लेन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। और सुन, हमने क्या और ऑब्जर्व करा, ध्यान से देखो। एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन आप ऐसे समझो जो आगे कहानी को पढ़ाएगी। एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन हमने देखा, ध्यान से सुनना, हमने देखा कि जो वेवलेंथ यानी जो फोटोन की एनर्जी, जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में गायब थी वह सब एमिशन स्पेक्ट्रा में अवेलेबल हैं और होनी भी चाहिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में 1 से 2 गए, 1 से 3 गए, और यहाँ 1 से 4 गए तो 4 से 1 भी तो आए होंगे, 3 से 1 भी तो आए होंगे, 2 से 1 भी तो आए होंगे। और यहाँ मतलब जितनी आपसे पूछे ऑल द लाइंस व्हिच आर मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रा, तो आपका जवाब होगा यस। अच्छा, बट एक कहानी आगे से सुनो। हमने ध्यान से देखा, हमने देखा कि जो वेवलेंथ एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में गायब है वह सब एमिशन स्पेक्ट्रा में अवेलेबल हैं, पर एमिशन स्पेक्ट्रा में कुछ ऐसी वेवलेंथ भी हैं जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में भी ही ऐसा क्यों? आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे आपको पता आएगी बात। हमने क्या देखा कि जितनी लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में गायब होती हैं, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, वह सब एमिशन स्पेक्ट्रा में मिलती हैं, 5 के 5 से 1 आओगे मिलती। पर हमने देखा कि इसके अलावा भी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं एमिशन स्पेक्ट्रा में। अच्छा, इसके अलावा भी, सो ऑल द लाइंस प्रेजेंट इन, क्या सुना, ऑल द लाइंस, स्टेटमेंट क्या सुना, ऑल द लाइंस, all the spectral lines, all the wavelengths missing in absorption spectra are present in emission spectra. True or false? ध्यान सुनना, स्टेटमेंट लिखना। All the lines missing in absorption spectra are present in emission spectra. True or false? True. अब सुनना, all the lines present in emission spectra are missing in absorption spectra. ये false है। जितनी लाइंस हमें मिलती हैं एमिशन स्पेक्ट्रा में, जैसे मतलब 5 मिली तो 5 में से 4 या 3 तो एब्जॉर्प्शन में गायब हो जाएंगी, पर कुछ ऐसी होंगी जो गायब नहीं हुई थी। अब दिमाग चला यार ऐसा कैसे होगा? तो हमने ध्यान दिया कि सोचो, तो आप n बराबर एक स्पेशल केस लेते हैं, फिर उसको आगे कहानी को बढ़ाएंगे, कैसा क्यों करना जरूरी है। n बराबर 3 तक अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचा तो सोचो उसके पास मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पहुंचे, ऐसे पहुंचे, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझो 1 वाला इलेक्ट्रॉन ने ना डायरेक्ट कूद गया सीधा यहाँ, पर 2 वाले ने पहले 2 पर कूदा फिर यहाँ कूदा, पहले 2 पर कूद गया, यार फर्क देखते हैं, ये चलिए बात होगा, और फिर 2 पर जाकर यार ये से क्यों 2 से 1 कूदा। तो सोचो ये जो 2 से 1 ट्रांजिशन हुआ, सॉरी 3 से 1 ट्रांजिशन हुआ, इसमें जो फोटोन मिला वो तो एब्जॉर्प्शन में गायब था, तो जब एब्जॉर्ब करा तो दोनों फोटोन की एनर्जी सेम थी, पर जब रिलीज करी तो 2 वाले ने 2 अलग-अलग फोटोन रिलीज कर दिए जो एब्जॉर्प्शन में गायब नहीं हुए थे, उनका संग गायब हुआ था। और हाँ ऐसा समझो कि 1 से 2 में जाने में अगर एनर्जी 12.09 चाहिए थी, 12.09, और हाँ तो ये जो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 और 2 ऐसा समझो। 1 ने भी 12.09 एब्जॉर्ब करा, 2 ने भी 12.09 एब्जॉर्ब करा। अरे हाँ, पर 1 वाले ने जब नीचे कूदा तो उसने बोला भैया मैं तुम्हारे घर में जा रहा हूं, वो सीधा चला गया, उसकी सोच ऐसी थी, तो उसने 12.09 छोड़ दिया, तो 12.09 ने उसे छोड़ दिया, तो ये जो गायब हुआ था वो मिल गया। अरे हाँ, पर सोच जो 2 वाला था उसने पहले छोड़ा, ध्यान से समझो 1.89, फिर उसने छोड़ा 10.2, और हाँ ये 10.2 और 1.89 आता है ना, सबसे कम 1.89। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। तो जो 1.89 छोड़ा 10.2 छोड़ दो, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब नहीं हुए थे, उसका 10.2 गायब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिल जाए, क्योंकि नॉर्मल 1 से 2 में भी आ गए थे, तो 1.89 तो किसी ने नहीं छोड़ा। अरे हाँ 10.2 में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के में क्या होगा जो 1 से 2 में गया होगा, बट 3 से 2 वाला तो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। 1.89 बिल्कुल न्यू, ध्यान से न्यू टू एमिशन स्पेक्ट्रा, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में गायब नहीं हुआ था। 10.2 गायब हुआ था क्योंकि 1 से 2 में आप गए थे, 1 से उसमें आप गए थे 3 में, तो 12.09 गायब हुआ था, वो मिले भी सही, पर 1.89 बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए बोला गया कि ऑल द लाइंस प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रा आर मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये फॉल्स है। और ऑल द लाइंस मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रा, ये ट्रू है। और ये क्यों इसका एग्जांपल लिया। अब और कैसे कितने अवेलेबल हो सकते हैं वो अपने को अपन उस पे आगे इस सवाल की चर्चा करेंगे, आपने जरूर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं उसको दोबारा पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, अरे सोच लो, अरे पक्की बात, अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, अरे गारंटीड, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, अच्छे से समझो भाई। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे वो सामने एक्सप्लेन करा, और कैसे एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग होती है। क्यों ऐसा होता है उसका लॉजिक समझ में आया, इस लॉजिक को लिख लेना, चाहो तो कहानी को लिख लो अपनी भाषा में। कहानी इंपॉर्टेंट, मतलब कंसेप्चुअल सवाल हो गया ना, तो आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, पूरा क्लियर, ओके, गॉट योर पॉइंट सर, समझ आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, वाह वाह सर, अरे पक्की बात, अरे सोच लो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अरे पक्की बात, ओह जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त, पक्का,
आगे बढ़ जाते हैं, इस कहानी को लेके आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़े ना कि अच्छा ऊपर कूद गए n बराबर 3 से n बराबर 1 से 3 में कूद गए, तो सोचो आपके पास हर इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग पॉसिबिलिटी है। n 1 से 4 कूद गए तो अलग अलग पॉसिबिलिटी, ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, तो कितना कितना वो कर सकता है उस पे चर्चा करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अपर एक्साइटेड स्टेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर स्टेट ग्राउंड स्टेट टू अपर एक्साइटेड स्टेट, व्हेन इट कम्स डाउन टू द अगेन ग्राउंड स्टेट, इट हैज मल्टीपल ऑप्शंस एंड ही कैन यूज इट, यस और नो, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ओके, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसमें हमें चर्चा करनी आनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। चलिए चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स, उसी पे मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। एनर्जी ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, ये वो या सब लोग जानते हो, या अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सब ठीक है। लो भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। चलिए ऊपर चला गया, ये सारे फॉर्मूले आप जानते हो, उसमें ज्यादा उतारने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है, ये सब आप सब पहले से जानते हो। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो उसके नीचे आने की तरीका एक ही है। अरे हां, बोलो भैया तो फोटोन की एनर्जी छोड़ता है, तो फोटोन की एनर्जी छोड़ता है, ये अपने को समझ आता है। वो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जम ओनली टू दीस ऑर्बिट्स फॉर व्हिच इट हैज एंगुलर बॉन्ड, ठीक है, ये सब मैं समझ चुका हूं। एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मैं आपको सारे पहले ही समझ चुका हूं। जैसा कि होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये स्टेट सब समझा चुका हूं, कंफ्यूज मत होना। कम से कम 12.09 मिलेगा तो वहां से एनिमेशन से और फील ले लो, 12.09 मिलेगा, 12.45 उसमें 0.6 और जोड़ दिया तो भाई साहब आपका ये आ गया। तो इतना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तभी ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और यही वाली लाइंस मिसिंग होगी। ऐसे ही बराबर 1 से 4 पे भी जा सकते हो, 5 पे भी जा सकते हो, बहुत बढ़िया। तो ये वाली हाइड्रोजन Z = 1, हीलियम Z = 2, लिथियम, कुछ टाइम बाद डार्क लाइंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस। अब ध्यान समझो एक बात बस इतना से याद रखना, देखो क्योंकि देखो ये वाली लाइंस मिसिंग होगी हाइड्रोजन के लिए, ये वाली लाइंस मिसिंग होगी, ये वाली वेवलेंथ मिसिंग होगी हीलियम के लिए, ये वाली लाइंस मिसिंग होगी लिथियम के लिए। सोचो तो क्या ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक हो गई हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की। अगर आप इस स्पेक्ट्रम दिखाता है ये लाइंस लाइव तो आप बोलोगे हाइड्रोजन, ये लाइंस लाइव हीलियम, ये लाइंस लाइव लिथियम, आपको डेटा से पता है। बोलो यस और नो, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो हो रहा है मतलब यही उसके जैसे चेहरा देख के पता है अच्छा ये है नीचे, अच्छा ये है रामलाल, अच्छा ये है श्यामलाल, अच्छा ये है सुंदर। बोलो यस और नो, तो भाई साहब वो फिक्स्ड चीजें हैं, शक्ल देखकर बता देते हैं। ऐसे वो स्पेक्ट्रा देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी गैस है। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो यार, अरे सोच लो, हां सर, ईच एलिमेंट हैज यूनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा व्हिच इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई अननोन एलिमेंट्स। इस बात को आप लिख सकते हैं, ये बात अभी पूरा कहानी उतारने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मैं बता चुका हूं आपको, बात मत नहीं बस देख लो। ईच एलिमेंट हैज यूनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये बात हमें समझ में आती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए अलग वेवलेंथ गायब होगी, यही सेम बात एमिशन में भी होगी। अरे जो गायब होगी यूनिक एमिशन आएगी, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा वो भी यूनिक है। क्या एमिशन स्पेक्ट्रा इज आल्सो यूनिक फॉर एलिमेंट्स, यस और नो? इफ इट इज यूनिक फॉर एलिमेंट्स दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एलिमेंट, यस और नो? इस टाइप का एमिशन स्पेक्ट्रा ये होगा। और मान लो कोई ऐसा एमिशन स्पेक्ट्रा मिल जाए जो आज तक किसी ने ना देखा हो, तो हो सकता है नए एलिमेंट की खोज कर ले। और ये हां सर, यानी कि आपने नए एलिमेंट की खोज कर ली। लोग सर्च करते रहते हैं, आपने देखा होगा 2-5 साल में कोई ना कोई नया एलिमेंट जुड़ता रहता है। और ये हां सर, ये केमिस्ट्री की बात है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, पर बात मेरी आपको समझ आ रही होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, ओ एक्सप्लेनेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर 1 से 2 कूदे तो अपन नीचे कूद जाएंगे। ओ ये कूदे। अरे हां सर, ये देखो 10.2 Z स्क्वायर। हां, अब देखो एक और केस कौन सा, ये देखो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ठीक है, 10.2 1 से 2 10.2 2 से 1 ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। ये इसमें गायब हुआ, उसमें मिला, इसमें नहीं प्रयास करेगा, कोई खास बात नहीं। ये अपने एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो बोल रहा हूं वो ये सब। अब ध्यान से सुन और सुनता चल, एमिशन देखो आती है एक बार। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन 3 से कूदा, तो 3 से कूदा जो है कहानी सुनाई, कोई कहानी नहीं। ध्यान सुन, 3 से कूदा तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 पे पहुंच गए। मान लीजिए 12.09 2.09 तो 3 से कूदे दो तरीके, एक तो डायरेक्ट कूदा और दूसरा कैसे कूदा, ओहो फिर रुक गया, तो इसे 1.9 छोड़ दिया, फिर और कूदा, तो 10.2 Z स्क्वायर हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात है। तो क्या ये वाला न्यू था? ये कहानी सुना चुका हूं मैं, कंफ्यूज मत हो, ये न्यू टू एमिशन स्पेक्ट्रा। अरे हाँ सर, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से गायब नहीं हुआ था, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से गायब नहीं हुआ था, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, वाह वाह, अच्छी बात है, बढ़िया सर, बढ़िया, जोरदार, मजेदार, ये वो ये बहुत बढ़िया। लो भैया, ये समझ आ गया। तो मैं बोला वही सर, टाइम पास, मतलब उसके परेशान मत हो। 10.2 इसके लिए, अगर 10.2 से यहाँ पे गए तो दो केस अपने पास है, 3 से 2 2 से 1। बोलो क्लियर है? ओहो, ये मिसिंग था किसमें? एब्जॉर्प्शन में। ऑल द लाइंस मिसिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, ऑल द लाइंस मिसिंग एमिशन स्पेक्ट्रा नॉट, सब लिखा चुका हूं मैं, कहानी क्लियर। एनिमेशन तो नॉर्मल लिखा है मैंने आपको, क्लियर? हां, रिवीजन हो गया। अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जो काम की बात आई कि जब अपन ऊपर कूदते तो मैं समझ में आता है कुछ एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। याद तो n बराबर 1 से n बराबर 2 में एक्स्ट्रा नहीं मिला, क्योंकि 1 से 2 जा सकते, 2 से 1 जा सकते, तो जो गया था वही मिला, जो गया था वही मिला। पर अपन अपन लेवल के केसेस की बात करें, हो थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर अपन पहुंच गए, सोच के देखो, यानी कि 4 तक। अब समझो क्या क्या पॉसिबिलिटी, याद सुनना। n बराबर 1 से 2 तुमने सुन लिया, उसमें कोई नया नहीं आया था। अरे हां, ध्यान से समझो, तो n बराबर 1 से 3 में एक नया आएगा। अगर तुम ध्यान समझो, n बराबर 1 से 3 जब तुम गए थे, ये 1 ये 2 ये 3, तो जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ध्यान समझना, वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ठीक, तो एक तो डायरेक्ट कूद गया, तो एक तो आपको ये मिला एमिशन फोटोन, एक आपको एमिशन फोटोन ये मिला 2, और एक आपको ये मिला। एमिशन फोटोन मिले कितने? 3। एब्जॉर्ब कितने हुआ था? एक टाइप का, और मिले कितने? 3 टाइप, जिसमें से 2 एब्जॉर्प्शन में थे, पर एक तो नया मिला। हां हां, तो एमिशन स्पेक्ट्रा नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिले इसमें? 3। ओहो, ऐसे ही जब आप 1 से 2 गए थे, कहां गए थे? 1 से 2, तो आपको एमिशन फोटोन कितना मिला? 1 1, बस ओनली 1। अब आप चले गए 1 से 4, कहां चले गए? 1 से 4। अब सवाल है कितने एमिशन स्पेक्ट्रा, कितने एमिशन फोटोन मिल सकते हैं? उसके लिए आपको हर केस को मानना पड़ेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नीचे आ जाए, 1, ध्यान सुन, ओहो ध्यान सुनना, 1, ओके। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां आए, फिर इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये मिला 2, ये केस पॉसिबल है, और यहां 2 3, ओके। इलेक्ट्रॉन यहां आए और यहां आए, ध्यान से सुनो, ओहो 1 2 3, देखो ये भी बिल्कुल नया, 4 और ये 5, ओके। ऐसे ही देखो, इलेक्ट्रॉन यहां आए, फिर यहां आए, ओहो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। देख तो देख, ये वाला फोटोन अपने को 2 में मिल चुका है, तो ये भी 2 ही हो गया। और इसकी जो एनर्जी हो गई, इसकी एनर्जी 2 ही हो गए। मैं यूनिक की बात कर रहा हूं, मैंने बोला इतने नहीं मिले, पर क्या ये वाला और ये वाला 2 और 2 के सेम हो गए? ऐसे ही देखो, तो क्या 5 और 5 सेम हो गए, पर ये वाला छठा यूनिक है। अरे हाँ, तो कितने? अच्छा बताओ, इन 4 के अलावा क्या और कोई पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की नाचने की? नहीं, इन 4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं नाचने की। अरे हाँ सर, और कैसे इलेक्ट्रॉन कूद गया? डायरेक्ट कूद गया, 3 से 4 से 3 कूद गया, फिर 3 से 2 कूद गया, फिर 2 से 1 कूद गया, ये भी अपने एडजस्ट कर लिया। 3 से 1 कूद गया, फिर 1 से 2 अंडरग्राउंड स्टेट में 1 सॉरी 2 से 1 आ गया, वो भी एडजस्ट। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर ध्यान से देखो, इन सब में यूनिक फोटॉन्स कितने बाहर आए? यूनिक फोटॉन्स हमें तो इनसे बोलता मैं दिखाई देगा एमिशन स्पेक्ट्रा में।
अरे हाँ सर, हमें तो पता पड़ेगा कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या हमारे लिए यूनिक फोटोन है, बोलो यस और नो। यूनिक कितने फोटॉन्स बाहर आए एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए? एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए यूनिक फोटॉन्स बाहर आए, ध्यान से देखो 6 एमिशन स्पेक्ट्रा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओ चलिए हम ध्यान से देखें तो देख n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 यूनिक फोटॉन्स इन एमिशन स्पेक्ट्रा 1। n इक्वल टू 3 से ट्रांजिशन अगर 1 हो सकता है तो यूनिक मिल सकते हैं 3, देख 1 2 3। अरे हाँ, अगर n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 है तो सोच मिलेंगे 6। अरे हाँ सर, 5 से लेकर 1 तक खुद सोचो, खुद सोचो, मैं मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बता दूंगा। n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1, खुद सोचो, मैं तो आपको फॉर्मूला बता दूंगा, खुद सोचो। ओह अरे हाँ सर, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो देखो इसका फॉर्मूला है nc2, यानी कि n n-1/2 where n is excited state orbit number। ओह nc2 सुना होगा ना? अरे हाँ, फॉर्मूला क्या आया? n into n-1/2। देख n के लिए n क्या है जिस एक्साइटेड लेवल पे आप गए हो, 2 रखो, फॉर्मूला 2 into 1/2 1, 3 into 2/2 3, 4 into 3/2 6। अरे हाँ सर, तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स वी विल गेट, नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स, नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स इन एब्जॉर्प्शन सॉरी एमिशन स्पेक्ट्रा का नंबर ये। अरे हाँ बोलो क्लियर है? अरे हाँ, सोच भाई सोच भाई सोच भाई, ध्यान से देख। अगर n बराबर 5 है तो 5 into 4/2 यानी कि 10। सोच के देखना, 10 आना चाहिए आंसर। क्या क्या पॉसिबिलिटी सोच के देखना। अरे हाँ, ध्यान समझो, जब आप हाइड्रोजन एक्साइट करते हो तो ग्राउंड स्टेट से 4 पे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हजारों लाखों में होती है। एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी एक्साइट होता है, बहुत सारे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन 2 1 तक जाते हैं, वो भी हजारों लाखों में होते हैं। कुछ 2 तक जाते हैं, वो भी हजारों लाखों में होते हैं। कुछ 1 से 4 जाते हैं, वो भी हजारों लाखों में होते हैं। तो हजारों लाखों में से कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, तो ऐसा आपको मिलेगा। अरे हाँ सर, तो ध्यान से देखना। तो इसमें मैं जैसे एक्स्ट्रा पूछूं कि बताइए, इस वाले गेम में से पूछ रहा हूं, कौन से ऐसे फोटोन हैं जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब नहीं थे? कौन से ऐसे फोटोन हैं जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब नहीं थे? बोलो, जो बिल्कुल नए निकले। देखो ये है ना, देखो या 1 से लेकर 4 तक गायब हुआ, 1 से लेकर 3 तक भी गायब हुआ, जो 1 पे आ रहे ना वो सब, जो 1 पर आ गए वो सब तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब नहीं थे। ये नया था, ये नया था, है ना, ये नया था, 1 2 3, ये 1 2 और 3 ये अवेलेबल थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, पर ये तो बिल्कुल नए थे, ये तो बिल्कुल नए थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब नहीं थे। 2 वाला 4 वाला चला, ये बात ध्यान से सुनना। अगर हम ध्यान से देखें, आप ऐसे लिख सकते हो, अगर हम फील करें, अगर हम ऐसे एक्स्ट्रा फील करें तो पाएंगे 2 4 and 6 photons are not missing in absorption spectra, only available in emission spectra। जबकि 1 3 और 5 अवेलेबल है किसमें? उनकी लाइंस मिसिंग है किसमें? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। मुझे लगा इनको मैं फील कर रहा था, पहली बार फॉर्मूला याद होना चाहिए nc2 n-1/2। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, बहुत बार सवाल आते हैं। ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 6, हाउ मेनी डिफरेंट फोटॉन्स वी विल गेट इन, हाउ मेनी पॉसिबल ट्रांजिशन पॉसिबल इन एमिशन स्पेक्ट्रा। तो आपका होगा 6 into 5/2, so 15 आंसर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। अरे हां, तो क्लैरिटी से सवाल आना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में आना चाहिए, क्या गायब है क्या उपलब्ध है ये भी अपने को क्लियर होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है ये भी अपने को क्लियर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो मैथमेटिकल सवाल में करनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए, कुछ नहीं लगेगा, आप ध्यान से गाए तो थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन और कैलकुलेशन पे ध्यान देना, फॉर्मूले याद होने पड़ेंगे। खैर चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, करते चले बढ़ते चले, देखो रे भाई, वारे भाई, सोचो रे भाई, मजा आ रे भाई। ओहो, तो समझ गए, सब समझ गए, कहानी में समझ में आ गई। ओहो, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कुछ नहीं, इस टाइम पास बिल्कुल नहीं, कहा क्या क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में था, क्या क्या उसमें था, जो मैंने आपको बताया कौन कौन से गायब नहीं थे, वो ये सिर्फ आपको कहां मिले, ये वाले आपको मिले सिर्फ और सिर्फ कहां पर, ये आपको मिले सिर्फ और सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम में। उन्होंने समझा दिया, पूरी टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ में आ जाएगा। अरे हां, पूरी टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अब नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी समझ में आ गए, अब नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी समझ में आ गए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओहो, फॉर ट्रांजिशन इक्वल टू 2, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स एमिटेड n इक्वल टू 1, ओहो इलेक्ट्रॉन में 3, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। 4 से 1 में कितने 6, ओहो ये हमें समझ में आ गया। लो भैया, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू nth स्टेट और n-1 एक्साइटेड स्टेट nc2, याद कर लो, याद कर लो, हालांकि मैं लिखा दिया, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? अरे हां सर, पक्का? यस सर, गॉट योर पॉइंट भैया, याद रखो nc2 n-1/2, आप तो याद रखो। ओके, क्या कर सकते हैं? ऑल द लाइन मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रा। ध्यान से देना, पहले बता दूं, रिवीजन करा रहा हूं, दोबारा करने की जरूरत नहीं। ऑल द लाइन मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अरे हां, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। और एक ऑल द लाइन प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रम आर एब्सेंट इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फॉल्स। याद है कि भूल गए? याद है सर, पूरी कहानी सुनी, बहुत जम के सुनी, बढ़िया से सुनी, पक्के से सुनी, बोलो क्लियर? ओके, फाइनल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स ट्रांजिशन इज पॉसिबल बिटवीन n इक्वल टू 4। अब आप ऐसे समझो कि हम ट्रांजिशन 8 से 4 में कर रहे हैं, 1 तक जाएंगे तो कितने डिफरेंट फोटॉन्स पॉसिबल? थोड़ा अच्छा हो गया सवाल, कंफ्यूज मत होना। 8 से 4 में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? 8 से 4 में, कॉमन सेंस सोचो। अब आप 8 से 4 में ही पूछ सकते हो बस। अच्छा, 1 तक नहीं आया तो कितने डिफरेंट एमिशन फोटॉन्स मिल सकते हैं आप? ऐसा समझो कि घर 4 वाला स्टेबल हो गया, ऐसा समझो। ऐसा तो आगे अगर आप कभी पढ़ोगे, तुम्हारे कोर्स का पार्टी लेजर में होता है, मेटा स्टेबल स्टेट्स, चलो थोड़ा सा पे नहीं जाना। अपन मान लो n बराबर 8 से n बराबर 4 तक आ सकते हो बस, तो कितने पॉसिबल एमिशन फोटॉन्स मिल सकते हैं? कितने पॉसिबल एमिशन फोटॉन्स मिल सकते हैं? बताइए, सोचिए, शर्माइए मत। ये मैं बताऊं, इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका, जहां पे बेस माना है ना, n बराबर 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो, इसे 5 मान लो, तो बेसिकली उतने ही मिलेंगे जो 5 से 1 में मिले। तो भाई साहब आंसर होगा 5 into 4/2, 10। सिंपल तरीका है। अरे 4 को 1 मान लो तो 8 क्या बन गया 5। अरे हां सर, जो बेस है उसको मान लो ना, तो 4 बन गया 1, तो 8 क्या बन गया 5, तो 5 से लेकर कितना फॉर्मूला 5 into 4/2 n into n-1/2। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ओहो, अब बता, कोई किताबों में पहले बताओ शॉर्ट ट्रिक समझ में आई नहीं है, मेक बेस एस 1 शॉर्ट ट्रिक। अब बता, कई किताबों में इसके फॉर्मूले बनाते हैं, जो मैं बताता हूं कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनो।
अगर हम नॉर्मल केस करें तो n माइनस n1 बाई 2 फॉर्मूला n माइनस 1 है क्या? डिफरेंस ऑफ अपर लेवल माइनस लोअर लेवल, डिफरेंस। तो n क्या है? डिफरेंस प्लस 1। ओके, तो इस फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस प्लस 1 इनटू डिफरेंस अपॉन 2। अच्छा, डिफरेंस है क्या? n2 माइनस n1 प्लस 1 n2 माइनस n1 बाई 2। जैसे ये हो गया n2 और ये हो गया n1। अब ये फॉर्मूला भी कई बार किताबों में लिख देते हैं, अरे इसे मत रटो भाई, शॉर्ट ट्रिक याद रखो ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है? मेक लोअर लेवल एज n बराबर 1 एंड कैलकुलेट n2। बस, नाउ पुट n2 टू द फॉर्मूला। और ऐसे लिख दिया, क्या है फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, बेसिकली क्या चीज है भाई, डिफरेंस तो सेम आ रहा। हमारे फॉर्मूला में n2 माइनस 1 बाई 2 में क्या है? n को अगर n2 को हमने 1 ले लिया, सोच के देखो n2 को हमने क्या ले लिया? 1, तो ये हो गया, सो n1 को ले लिया 1। ओ हो, तो डिफरेंस तो सेम आएगा ना। और हां सर, n माइनस 1 है क्या हमारे नॉर्मल केस में? डिफरेंस, तो डिफरेंस इनटू डिफरेंस प्लस 1 बाई 2, यही तो फॉर्मूला है। डिफरेंस को कैसे लिखेंगे नॉर्मल लाइफ में? n2 माइनस 1। अरे हाँ सर, तो ऐसे खतरनाक फॉर्मूला भी लिखा देते हैं। अरे उसकी जरूरत नहीं है, सवाल तो वही है वैसे भी। इसमें अकेले लिखा है किताबी खतरनाक फॉर्मूला, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। अरे बोलो भाई, रटना नहीं है, समझना है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही, रटना नहीं। आपको कुछ भी पूछूं भाई साहब, मैं पूछूं भाई, बोलो 10 से 3 या 10 से 3 या एक काम करो 10 से 5, बोलो 5 को मान लो 1। और हाँ, 5 को मान लो 1, 6 हो गया 2, 7 हो गया 3, 8 हो गया 4, और हाँ 9 हो गया 5, 10 हो गया 6, तो 6 इंटू 5 बटे 2 तो 5 दिया 15। आंसर, ओ माय गॉड, फॉर्मूले में करेगा तो भी हो जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते कर लो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। हाँ बोले डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। नॉर्मल पूछे तो हम फॉर्मूला लगा ही देंगे, नहीं नॉर्मल पूछे तो भी हम कर सकते हैं। दिमाग चलाइए, आंसर पाइए, तक करना फॉर्मूला मत रखिए। और बहुत लो तुम्हारी चॉइस है। अरे हाँ, लॉजिक समझो, n समझ डिफरेंस, डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा। डिफरेंस n2 n1 था इनटू डिफरेंस प्लस 1 अपॉन 2, ये ओहो, तो अगर मैं दोनों फॉर्मूले रखना चाहते हैं ना, तो आप इस बात को रखो, डिफरेंस प्लस 1 इनटू डिफरेंस अपॉन 2, ये सारी समस्या दूर कर देगा। डिफरेंस अपर लेवल माइनस लोअर लेवल। ओहो, बताओ जो मैं जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, सवाल गलत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। सही है सर, बढ़िया लगा सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। ओ हो, आंसर आ गया 10। देख एक लाइन लिख दिया था हमने, अपने कहानी समझ आ गई। ओ ये बनने कर लिया लो भाई, फटाफट डिफरेंट ट्रांजिशन एंड 96 फटाफट लगा दो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। 9 से 6 में डिफरेंस कितना? 3 इंटू 4 बटे 2 6, खत्म। आंसर क्या रखा? डिफरेंस इंटू डिफरेंस प्लस 1 बाई 2 और डायरेक्ट सब। ये ज्यादा बढ़िया, कौन सा बढ़िया? डिफरेंस इंटू डिफरेंस प्लस 1 बाई 2, ज्यादा शानदार। अब लॉजिकली कर लो, 6 पे देखो, 6 पर क्या मान लो 1, तो ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, तो 4 इंटू 3 बाई 2 वही वापस 6 आए। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, बिल्कुल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त। बोलो आगे क्या? अरे पक्का आगे आंसर तो आई होगा, उसमें क्या सोचना। ये देखो 6, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोलो अगर क्लियर है। ओहो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एमिटेड तो हो गया ना। अब ध्यान दो, अब ध्यान सुनो। इफ एटम और इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू n2, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स एमिटेड। ध्यान से समझना, क्या पूछना चाह रहा है, कुछ और पूछना चाह रहा है, ध्यान से लिखिए ना तो आगे n2 - n1 + 1 n2 - n1 डिफरेंस प्लस 1 डिफरेंस बट हमने सब कर लिया। आ जाओ आगे बढ़ो। ओहो, अब ध्यान सुनो। एनर्जी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n1 to n2 इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 to n1। ये बात आपको समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से। जब लोअर स्टेट से अपर स्टेट जाते हैं तो जो फोटॉन की एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हमें तब मिलती है जब अपर से हम लोअर पे कूदते हैं। अच्छा, एनर्जी है क्या? ध्यान समझो। जब आप एक बार समझो, जब आप n इंक्रीजेस, ध्यान समझो, जब n इंक्रीजेस क्या एनर्जी इंक्रीजेस, ये सुनो याद करो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 n स्क्वायर बाई z। और यहां तो as n इंक्रीजेस, e इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, पहले बताओ टोटल एनर्जी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, सोच के बोलना, ध्यान समझो। मैं उल्टा लिख रहा हूं क्या? -13 एनर्जी का फॉर्मूला n स्क्वायर बाई z, थोड़ी क्या कर रहे हो, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, n स्क्वायर बाई z तो रेडियस में आता है। अच्छा सुनो, अब देखो जैसे n बढ़ेगा e का क्या होगा बताओ। n बढ़ा तो मैग्नीट्यूड घटा, और माइनस में घटा, जीरो कहां हुआ? n टेंड्स टू इंफिनिटी, e टेंड्स टू 0। और ये हां, तो -13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर से -13.6 z स्क्वायर से 0 की तरफ जा रहे होते हो। और ये हां, ध्यान दीजिए, और ये हां बिल्कुल क्लियर, बोलो क्लियर। अब देखो तो आपका n2 n1 में यहां पे एनर्जी कितनी है? इतनी, यहां पे कितनी है? इतनी। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्या है डिफरेंस? ये जब नीचे से ऊपर जाओगे तो एनर्जी चाहिए होगी, तो ध्यान से समझो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो एनर्जी का डिफरेंस है ये क्या है। 13.6 तो देखो कॉमन आ गया, z स्क्वायर 1 बाई n 1 स्क्वायर -1 बाई n2 स्क्वायर। तो इसको ऐसे रखा करो, कंफ्यूज मत होना, मैं इसको रखता हूं 13.6 z स्क्वायर 1 बाई n छोटा माइनस का स्क्वायर माइनस n बड़ा का स्क्वायर। अब इसका दो मतलब हो सकते हैं, अगर लोअर से अपर जा रहे हैं तो इतनी फोटोन की एनर्जी चाहिए, और अपर से लोअर आ रहे हैं तो इतनी एनर्जी की फोटोन मिलेगी। ओहो, एक ही फॉर्मूला बताए, मैग्नीट्यूड है क्या है? मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड है? यह मैग्नीट्यूड है, यह मैग्नीट्यूड है जब इलेक्ट्रॉन, ऐसे है, ये जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाता है तो इस फोटोन की एनर्जी चाहिए। और हाँ सर, तो इस फोटोन की एनर्जी चाहिए। ओके, और ऐसे भी बोल सकते हैं, यह मैग्नीट्यूड उस फोटोन का है जो मिलता है जब अपर स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है।
दिमाग में सेट रखना है थोड़ा सा, इसमें कोई भय वाली बात नहीं है। ये कहानी थोड़ी सी याद होगी, ये कहानी खत्म हुई, अब चालू हुई राइनाइजेशन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल वो पोटेंशियल, हम चर्चा करेंगे। फिर कह रहा हूं बढ़िया सदैव शब्दों में धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर। तो अगर इसी साइड से चालू करेंगे, इसी जोश जुनून के साथ चालू करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो टेंशन लेते हैं, इसी जोश जुनून के साथ तब तक लड़ते रहिए।